हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। तो हम लोग डिस्कस करते हैं 14 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर्स। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम तीन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज 20 ईयर्स ऑफ आरटीआई। आरटीआई का नाम आपने जरूर सुना होगा, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में आया था, अभी हम 2025 में चल रहे हैं, तो इसका एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। सेकंड इज गाजा पीस समिट। गाजा में पीस हो गया है ना, पीस समिट हुआ और पीस की बातें हो रही हैं। फर्स्ट फेज ऑफ पीस एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। गाजा स्ट्रिप पे 2 साल से लड़ाई चल रही थी हमास के बीच, इसराइल के बीच। दैट इज द सेकंड टॉपिक। थर्ड इज आईयूसीएन कांग्रेस। आईयूसीएन जो है रेड लिस्ट जारी करता है, अलग अलग एनिमल्स का स्टेटस बताता है कि वो कितना थ्रेटेंड है, वनरेबल है। ठीक है, तो आईयूसीएन कांग्रेस मतलब मीटिंग, आईयूसीएन का समिट एक तरह से आप उसको समझ सकते हो, जो कि प्रीलिम्स के लिहाजे से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेंस में इन्वायरमेंट में आएगा। तो ये जो तीनों टॉपिक देख रहे हो आप, थर्ड टॉपिक इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स एंड रेस्ट अदर टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। जो भी नए कीवर्ड्स अगर आप लर्न करते हो तो मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, कि उससे आपका जो एबिलिटी है उसको रिमेंबर करने का वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, और ये कीवर्ड्स का आप अलग से नोट्स भी बना सकते हो। ये कीवर्ड्स जैसे जैसे आप नोट्स बनाते जाओगे बनाते जाओगे बनाते जाओगे, मेंस के टाइम पे ये कीवर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, आंसर राइटिंग के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन के टाइम पे बहुत हेल्प करेंगे। जो भी टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अब आगे जो एग्जाम है वो प्रीलिम्स है, हम लोग उस पर बेस्ड एमसीक्यू करेंगे, सो दैट कि आप उस एमसीक्यू से आपने कितने अच्छे से टॉपिक को समझा है वो आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो देखो, ये आर्टिकल लिखा हुआ है, आर्टिकल है एक तरह से इंडियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ आर्टिकल है, आरटीआई इज डेड। आरटीआई जो है वो डेड हो चुका है, मर गया है। लॉन्ग लिव आरटीआई, आरटीआई को लंबा जीना है, बट आरटीआई क्या हो गया है, डेड हो गया है। ठीक है, यहाँ निखिल डे एंड अरुणा रॉय जी जो हैं, ये आर्टिकल्स को लिखती हैं। अब ये आरटीआई को डेड बता रही हैं, है ना। क्यों बता रही हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इतना अच्छा एक्ट है, उसको डेड क्यों बताया जा रहा है? तो 20 साल हो गए आरटीआई एक्ट को आए हुए। आरटीआई का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि जो कॉमन जनता है, कॉमन पीपल है, पीपल के पास राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का। वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मांग सकती है। किससे मांग सकती है? गवर्नमेंट से मांग सकती है, गवर्नमेंट एजेंसीज से मांग सकती है। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं लोगों के टैक्स पे चलते हैं, इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो इसके बेसिस पे आरटीआई एक्ट लाया गया था 2005 में। बट 2023 में एक एक्ट आया जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडी, डीपीडीपीए। ठीक है, डीपीडीपीए proposes new challenge to transparency, accountability and citizen access to public information in India। तो ये डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है, बहुत सारे डेटा को शील्ड कर देता है और इस तरह से इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं मिल पाती है। बीवर, राजस्थान, द बर्थ प्लेस ऑफ द आरटीआई मूवमेंट, नाउ विटनेस अ सिंबॉलिक स्ट्रगल टू प्रिजर्व इट। वहां पे एक स्ट्रगल चल रहा है, सिंबॉलिक स्ट्रगल की आरटीआई को क्या किया जाए, प्रिजर्व किया जाए, बचाया जाए। आरटीआई आया था 2005 में। द आरटीआई एक्ट रिप्लेस द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। उसके पहले फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट था, बट राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ज्यादा अच्छा है। राइट राइट दे दिया गया सीधे सीधे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है? आरटीआई अलाउज इंडिविजुअल टू रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन। गवर्नमेंट से, पब्लिक इंस्टीट्यूशन से लोग जो हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं, वो डेटा मांग सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई टेंडर किसी को दे दिया गया, तो क्यों दिया गया, कैसे दिया गया, क्या उसमें पैसे आए। फॉर एग्जाम्पल, अरविंद केजरीवाल जी ने एज अ सीएम अपना घर बनाया, उसमें कितने पैसे खर्चे हुए, ये सब कुछ आप आरटीआई के थ्रू मांग सकते हो और लोग मांगते भी हैं। ठीक है, तो इससे क्या आता है? ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च कर रही है, पैसा कहाँ जा रहा है, किस स्कीम्स में जा रहा है, ये ट्रांसपेरेंसी आते हैं। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी होती है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की, कि वो जनता को ये सारा डिटेल्स बताएं, जनता के लिए, पीपल के लिए अकाउंटेबल रहें। और अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो गुड गवर्नेंस आएगा, फालतू चीज़ों में पैसा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 और आईसीसीपीआर जो वर्ल्ड के एक तरह से यूनाइटेड नेशन के डिक्लेरेशन है, वर्ल्ड डिक्लेरेशन है, वो भी राइट टू इंफॉर्मेशन को सीधे सीधे एक्सेप्ट करते हैं या रिकग्नाइज करते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन लोगों के पास होना चाहिए। ये एक तरह से वर्ल्ड डिक्लेरेशन हो गए, वर्ल्ड में उसकी बातें यहाँ पे हो रही। इंडिया में इसकी बात सुप्रीम कोर्ट में हुई 1975 में। सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस पहुंचा, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वर्सेस राज नारायण।
राज नारायण और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के बीच जो केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में 1975 में, और बाद में एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने यही बताया कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो एक तरीके से इम्प्लिसिट रूप से, इम्प्लिसिट घुसे हुए रूप से आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए का पार्ट है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोगों के पास जितना अच्छा इंफॉर्मेशन आएगा उस हिसाब से लोग क्या होंगे, एक्ट कर पाएंगे। तो ये एक तरह से इम्प्लिसिटली, डायरेक्टली तो मेंशन नहीं है बट इम्प्लिसिटली इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अच्छी हो रही थी राइट टू इंफॉर्मेशन के साथ। बट 2005 में आरटीआई एक्ट आया, 2019 में क्या हुआ, गवर्नमेंट में ने इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट कर दिए। इस लॉ में बहुत सारे अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस कर दिए, बदलाव कर दिए 2005 के बाद। 2009 अमेंडमेंट गेव द सेंट्रल गवर्नमेंट पावर टू सेट टेन्योर। अब आरटीआई के जो ऑफिसर्स हैं, आरटीआई के जो आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका पावर क्या कौन सेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। उनका सैलरीज कौन सेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सब सेट करेगी, तो उनका इंडिपेंडेंस जो है वो अफेक्ट होने लगेगा, है ना, क्योंकि वो फिर ऐसे लोग लेके आएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशंस बहुत अच्छे से लोगों तक प्रोवाइड नहीं करें। तो ये आरटीआई एक्ट में एक तरह से इसको डाइल्यूशन की तरह भी देखा जाने लगा कि जो आरटीआई एक्ट था वो अब डाइल्यूट कर दिया गया है। यूपीएससी ने तत्काल प्रभाव से 2020 में 2019 में अमेंडमेंट हुआ था, 20 के मेंस में ये क्वेश्चन पूछ लिया। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन ही है जीएस पेपर 2 का 2020 में, आरटीआई एक्ट का जो भी अमेंडमेंट हुआ है क्या वो आरटीआई के इंडिपेंडेंस को कम करता है, ऐसा ही करके क्वेश्चन पूछ लिया क्या। Key provisions of RTI. Section 4 of the RTI Act requires suo motu disclosure of information by each public authority. ठीक है, अब आरटीआई एक्ट क्या करता है, आरटीआई एक्ट ये पावर देता है कि जो लोग हैं लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचे। अब लोगों को इंफॉर्मेशन देगा कौन, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक पीआईओ अपॉइंट किया जाएगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर क्या करेगा, लोगों को इंफॉर्मेशन देगा, उसका वही काम है। अगर इस पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर ने लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं दिया, लोगों को टाइमली इंफॉर्मेशन नहीं दिया, है ना, जो भी इंफॉर्मेशन दिया वो इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन दिया, तो इन सारे केसेस में क्या होगा, इन सारे केसेस में जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रहा है, आप किसके पास जा सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों के लिए सीआईसी के पास, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास, और स्टेट से जुड़े हुए मैटर पे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के पास। ये लोग अपेलेट बॉडी है, मतलब अगर आप गवर्नमेंट ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया उससे खुश नहीं हो तो आप सीआईसी और एसआईसी में अपील कर सकते हो। अपील करोगे क्योंकि हर अपील के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, कोर्ट के पहले ये बॉडी बनाई गई, पहले यहाँ जाओ, यहाँ पे चीफ कमिश्नर्स होंगे और उसके अलावा बाकी कमिश्नर्स भी होंगे, ठीक है, जो कि हेल्प करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन दिलवाने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट में इसकी नोडल एजेंसी है। तो ऐसे करके पूरा आरटीआई का एक मैकेनिज्म बनाया गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, एक मशीनरी बनाई गई। आरटीआई जो एक्ट बना, आरटीआई एक्ट के सेक्शन 4 में लिखा गया था कि जो पब्लिक अथॉरिटी होंगी वो सुओ मोटो मतलब खुद से इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे। इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं होगा कि लोग मांगेंगे तभी देंगे, जो इंफॉर्मेशन उनको डिस्क्लोज करना है पहले से कर दो, खुद से कर दो, वेबसाइट पर कर दो, लोगों को इंफॉर्मेशन पहले ही मिल जाए। ठीक है, ये सेक्शंस याद रखने से एज इट इज मेंस में काफी हेल्प मिलता है। प्रीलिम्स में जनरली डायरेक्टली ऐसे सेक्शन बाय सेक्शन नहीं पूछा जाता है, यूजुअली पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ लेंगे वो लोग, बट नहीं पूछा जाता है। सेक्शन 8 क्लॉज 1 मेंशन एग्जम्पशन अगेंस्ट फर्निशिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एग्जम्पशन दिया जाएगा। सेक्शन 8 क्लॉज 2 प्रोवाइड फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 इफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट इज सर्व। अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होता है तो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो दिया जाएगा, है ना। सेक्शन 8 क्लॉज 2 प्रोवाइड्स फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं भी किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कब था, 1923 में आया था, जो ऑफिस के सीक्रेट्स को मेंटेन रखता था। किसको मेंटेन रखता था, ऑफिस के सीक्रेट्स को। तो सीक्रेट बहुत सारी चीजें अगर सीक्रेट भी हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन अगर सीक्रेट भी है, बट अगर वो इंफॉर्मेशन लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है तो वो इंफॉर्मेशन लोगों को मिलना चाहिए। मतलब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर एक तरह से ऊपर इसके ऊपर ट्रम्प कौन कर गया, इसके ऊपर आरटीआई ट्रम्प कर गया।
बट जहां बात नेशनल सिक्योरिटी की होती है, फॉर एग्जांपल रॉ वगैरह की बात होती है, सॉवर्निटी, है ना, पाकिस्तान के मामले हो गए कि हाँ आप बताओ, पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उसने हमारे 6 जहाज उड़ाए हैं, एयरप्लेन उड़ाए हैं, तो क्या ऐसा हुआ है, क्या फाइटर जेट्स उड़ाए हैं, तो क्या आपने आरटीआई लगा के मांग लिया? ऐसा कुछ गवर्नमेंट आपको आरटीआई से देने वाली नहीं। फॉरेन रिलेशन, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी के मामले, सॉवर्निटी, ये सब चीजें आप डिटेल से आरटीआई से नहीं मांग सकते हो। पार्लियामेंट्री एंड लेजिस्लेटिव प्रिविलेज, कुछ प्रिविलेज मिलता है एमपीज को, एमएलएज को, और जब वो लोग लेजिस्लेटिव असेंबली में काम कर रहे होते हैं, पार्लियामेंट्स में काम कर रहे होते हैं, तो उनके जो इन्फॉर्मेशन होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं। कैबिनेट पेपर्स एंड इंटरनल मिनिस्ट्रियल डिलीवरेशन रिमेन्स कॉन्फिडेंशियल, कैबिनेट के पेपर्स जो होते हैं, जो आपस में वो बात कर रहे होते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल होते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई आरटीआई की प्रोविजन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम? जो नया एक्ट बना 2023 में, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपीए, तो डीपीडीपीए का जो सेक्शन 44 क्लॉज 3 है, वो आरटीआई एक्ट को ही अमेंड कर दिया, सेक्शन 8 क्लॉज 1 जे को, है ना। इंट्रोड्यूसेज अ ब्लैंकेट एग्जाम्शन ऑन पर्सनल इंफॉर्मेशन इवन इफ इट कंसर्न पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट भी कंसर्न हो रहा है, ठीक है, बट किसी का पर्सनल वहां पे डेटा है, तो ब्लैंकेट एग्जाम्शन हो गया, मतलब वो इन्फॉर्मेशन अब लोगों को मिलेगा ही नहीं। ठीक है, deletes the crucial line information that cannot be denied to parliament cannot be denied to citizen। ठीक है, एक क्रूशियल लाइन था जिसमें ये मेंशन था, इंफॉर्मेशन जो पार्लियामेंट को डिनाई नहीं होगा, जो इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को मिलना चाहिए वो इंफॉर्मेशन लोगों तक भी मिलेगा। इस लाइन को ही डिनोट कर दिया, मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन हो सकता है जो पार्लियामेंट को तो मिले बट लोगों तक नहीं पहुंचे, है ना। देखो ये बहुत कंसर्निंग है। मेक्स प्राइवेसी एंड ओवर राइडिंग ग्राउंड, प्राइवेसी को एक ओवर राइडिंग ग्राउंड बना दिया कि सबके ऊपर इंफॉर्मेशन विथहोल्ड करने के लिए एक ग्राउंड बन गया प्राइवेसी। रिवर्सिंग द ट्रांसपेरेंसी, पहले बात क्या थी, ट्रांसपेरेंसी की। तो ये डीपीडीपीए एक्ट जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म एंड वीकनिंग ऑफ कमीशन, व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म? सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर फेस मैसिव वैकेंसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लेक्ट। By mid 2025, 7 commissions were defunct with no chief commissioner। मिड 2025 तक 7 कमीशन जो थे वो डिफंक्ट हो गए थे, वहां पे कोई चीफ कमिश्नर्स नहीं था। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं अलग अलग स्टेट्स की, डिफरेंट स्टेट्स की। ओवर 4.05 लाख अपील्स एंड कंप्लेंट पेंडिंग नेशन वाइड, नेशन में 4 लाख से ऊपर केस पेंडिंग है, महाराष्ट्र में अकेले 1 लाख से ऊपर केस पेंडिंग है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास भी सिर्फ 2 ही कमिश्नर है। रिप्रेजेंटेशन स्क्यूड, 85% ऑफ चीफ्स आर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, मैक्सिमम लोग रिटायर ब्यूरोक्रेट हैं, वुमेन सिर्फ 5% है। रिटायर ब्यूरोक्रेट कई बार कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, है ना, पोस्टिंग की वजह से। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? रीइंस्टेट द डिलीट आरटीआई क्लॉज इंश्योरिंग पेरिटी विद पार्लियामेंट राइट टू इंफॉर्मेशन। पार्लियामेंट का जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसके साथ, है ना, जो डिलीटेड आरटीआई क्लॉज था उसको, पेरिटी को वापस रीइंस्टेट करना चाहिए। ये वाला क्लॉज जो हमने अभी डिस्कस किया, ये डिलीटेड वाला क्लॉज, इसको वापस लेके आना, है ना। इंश्योर ऑटोनॉमी, डाइवर्सिटी एंड फुल स्टाफिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। इंट्रोड्यूस स्टैट्यूटरी टाइमलाइंस फॉर फाइलिंग कमीशन वैकेंसीज। हार्मोनाइज प्राइवेसी ट्रांसपेरेंसी थ्रू जुडिशियल टेस्टेड सेफगार्ड, नॉट ब्लैंकेट बैन। Strengthen civic education awareness about RTI role in democracy. The RTI's future depend not just on law but on continued citizen vigilance and institutional reform। अगर citizen का vigilance ज़्यादा है, ठीक है, institutional reform ज़्यादा है, तो यहाँ पे RTI का फ्यूचर डिपेंड करता है। टॉपिक नंबर 2, गाजा पीस समिट। गाजा और ये आपका पूरा इजराइल, ठीक है। अब ये समिट जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? शर्म अल शेख में हुआ है। शर्म अल शेख दिखाएंगे आपको। गाजा डिक्लेरेशन इंक्ड एज हमास सेट होस्टेजेस फ्री, बहुत सारे होस्टेजेस को हमास ने फ्री कर दिया। 2 साल ये कॉन्फ्लिक्ट चला, है ना, एक सीज फायर हुआ एंड पीस प्लान वेर इनिशिएटेड टू एंड हॉस्टिलिटी। पीस प्लान इनिशिएट हुआ, ट्रम्प साहब ने किया, है ना। ट्रम्प साहब को नोबेल पीस प्राइज चाहिए था जो कि नहीं मिला, बट खैर उन्होंने ये पीस प्लान इनिशिएट किया था। कॉन्फ्लिक्ट बिगिन विद हमास अटैक ऑन इजराइल ऑन October 7 रिजल्टिंग इन ओवर 1200 इजरायली सिविलियन डेथ्स। 1200 इजरायली सिविलियन डेथ्स यहाँ पे हो गया। ओवर 250 होस्टेजेस वेर टेकन बाई हमास, 250 होस्टेज को हमास ने एक तरह से टेकन किया, ठीक है। मेनी हेल्ड फॉर 2 years प्रॉम्प्टिंग ग्लोबल कैंसर, बहुत सारे उसमें जो होस्टेज थे वो 2 साल से हमास के पास थे। द गाजा पीस समिट होस्टेड इन शर्म अल शेख इजिप्ट वाज कन्वीन टू स्टेबलाइज द रीजन। अब ये गाजा पीस समिट इसलिए हुआ कि पूरा रीजन को, शर्म अल शेख में जो डिक्लेरेशन हुआ वहाँ पूरा रीजन में, पूरे इजराइल में, हमास में पीस आ सके। हमास नहीं मतलब गाजा में।
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को चेयर्ड द समिट। को चेयर्ड मतलब डोनाल्ड ट्रंप तो थे ही, इजिप्ट के लीडर थे वहां पे, कतर के लीडर थे, तुर्की के लीडर थे। साइंड अ डिक्लेरेशन टू सीमेंट द सीज फायर एंड ओवरसी गाजा स्टेबलाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। अब देखो एरिया देखो, ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, जो आप गूगल करके देख सकते हो, है ना। ये कंट्री कौन सी है, इजिप्ट, ये कंट्री कौन सी है, इसराइल, और ये छोटा सा इलाका जो देख रहे हो गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे जो मिलिटेंट ग्रुप है उसका नाम क्या है, हमास। ये एरिया जो है वो क्या है, पैलेस्तीन, तो ये वही पैलेस्तीन है, इसको भी आप पैलेस्तीन बोलोगे। तो बाकी ये जो एरिया है ये क्या है आपका, ये एरिया है इसराइल। तो गाजा में हमास रूल करता है, जो मिलिटेंट ग्रुप है उसने 2 साल पहले अटैक कर दिया था। इसराइल में एक फेस्टिवल मनाया जा रहा था, ऐसे सिविलियंस पे अटैक कर दिया जाता है। सिविलियन पे अटैक्स को हमेशा कंडेम किया जाता है और टेरर अटैक की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। आर्मी पे अटैक होता या कुछ डिक्लेयर्ड वॉर होता तो अलग बात है। बदले में इसराइल ने रिटेलिएट किया, और इसराइल ने बहुत ज़्यादा रिटेलिएट किया। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं, जो इनोसेंट लोग थे, वो जो यहाँ गाजा में रहते थे, वो मारे जा रहे थे, मर रहे थे धीरे धीरे। अब वहाँ पे हंगर क्राइसिस भी हो गई थी, है ना। हर तरह से कहीं से भी अगर फूड सप्लाई आ रही है तो उसको इसराइल ब्लॉक कर रहा था। तो एक तरह से वहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत एक्सट्रीम हो गया था, ठीक है। तो अब इसके लिए यूएस ने एक तरह से, डोनाल्ड ट्रंप ने एक इनिशिएटिव लिया, एंड फॉर दैट आई शुड थैंक डोनाल्ड ट्रंप, है ना। क्योंकि हमेशा तो हम उनकी बातें करते हैं, उनके मजे लेते हैं, बट यहाँ पे एक्चुअली ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। और इसकी तारीफ हमारे जो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी ने भी किया। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो इजिप्ट है, इजिप्ट के अगर हम नीचे जाते हैं, है ना, तो इजिप्ट का जो इलाका है, इजिप्ट में अब यहाँ से देखो ये वाला इलाका जो है ये इजिप्ट ही है। और यहाँ पे जो एक सिटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, शर्मल शेख बोलते हैं, शर्मल शेख, ठीक है। शर्मल शेख, ये रेड सी जो आ रही है, रेड सी के एकदम यहाँ पे बाउंड्री पे ही आपको क्या मिलेगा, शर्मल शेख मिलेगा। शर्मल शेख में ही ये मीटिंग्स होती हैं कई बार। शर्मल शेख अभी भी कहाँ हुआ, शर्मल शेख में। तो डेवलपमेंट क्या हुआ, हमास रिलीज द लास्ट 20 सर्वाइविंग इजरायली होस्टेज। 20 जो इजरायली होस्टेज थे जो सर्वाइव कर रहे थे उसको हमास ने रिलीज कर दिया। इसराइल रेसिप्रोकेटेड बाय रिलीजिंग 1968 मोस्टली पैलेस्टीनियन प्रिजनर। इसराइल ने भी 1968 प्रिजनर्स को छोड़ दिया। एज पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट हमास इज टू रिटर्न बॉडीज ऑफ 27 डिसीज होस्टेज, ठीक है। और एक सोल्जर जो 2014 में किल्ड हुआ था उसका भी बॉडी उनके पास है, वो सारा कुछ वो लोग लौटाएंगे। द एक्सचेंज रिप्रेजेंट द इनिशियल फेज ऑफ ट्रंप 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान। ट्रंप ने 20 पॉइंट गाजा पीस प्लान बनाया है, उसका ये इनिशियल प्लान चल रहा है, ठीक है। ट्रम्प्स एंड लीडर्स ऑफ इजिप्ट, कतर, टर्की साइंड अ डिक्लेरेशन टू इंस्टीट्यूशनलाइज द सीज फायर। ये सारा कुछ यहाँ पे सीज फायर हो रहा है। यहाँ पे ट्रंप का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू पे एक तरह से उसने अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस दिखाया ट्रंप ने, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के ऊपर पर्सनल इन्फ्लुएंस दिखाया था, वैसे ही द सीज फायर टेम्पोरली इंड्स एक्टिव कन्फ्लिक्ट ऑफरिंग रिलीफ टू सिविलियंस एंड होस्टल फैमिलीज, है ना। सिविलियंस को, होस्टेस फैमिली को टेम्पोरली क्या मिला है, रिलीफ। शर्मल शेख हिस्टोरिकल रोल एज अ पीस नेगोशिएशन हब इनहेंसेस द समिट्स लेजिटिमेसी। तो समिट का लेजिटिमेसी कौन बढ़ाता है, शर्मल शेख का हिस्टोरिकल रोल। शर्मल शेख में हमेशा ऐसे पीस डायलॉग, पीस नेगोशिएशन होते रहे, है ना। और प्लान किसने बनाया है, यूएस ने। यूएस की बात कौन मानता है, इसराइल को मानता ही है ना। तो ट्रंप को एक इन्फ्लुएंसर पीस मेकर की तरह भी देखा जा रहा है। बट चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस, हमास हैज नॉट कमिटेड टू डिसआर्म। हमास ने कमिट नहीं किया है कि वो अपने पूरे आर्म्स को छोड़ देगा, आर्म्स को त्याग देगा, ठीक है। तो सीज फायर का जो रिस्क है वो फ्रेजाइल हो सकता है। इजराइल्स विड्रॉल फ्रॉम गाजा रिमेन्स अनडिफाइंड। इजराइल कब गाजा से विड्रॉ करेगा, अनडिफाइंड है, ठीक है। तो सिक्योरिटी टेंशन बना हुआ है। इस पूरे समिट में नेतन्याहू ही नहीं थे जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्या होगा इजराइल का, ये भी क्वेश्चन है। पैलेस्टीनियन वेर लार्जली एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिसीजन मेकिंग। पैलेस्टीनियन में डिसीजन मेकिंग में नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसका चैलेंज दिखाती हैं कि पीस कब तक टिकेगा पता नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के पास, फिर अगले दिन, उसी दिन सीज फायर वाले दिन ही कुछ गोलाबारी बमबारी कर दिया था पाकिस्तान ने, ठीक है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ शर्मल शेख लोकेशन, शर्मल शेख सिट्स ऑन अ प्रोमोन्टोरी ओवरलुकिंग द स्ट्रेट्स ऑफ टाइरेन एंड गल्फ ऑफ अकावाज माउथ, ठीक है। स्मॉल फिशिंग विलेज था पहले ओरिजिनली, बट अब तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, तो फेज 1 इंप्लीमेंट हो गया, जो भी एक दूसरे के होस्टेजेस थे वो रिलीज हो गए। फेज 2 ऑफ द प्लान इन्वॉल्व्स लॉन्ग टर्म गवर्नेंस, सिक्योरिटी, गाजा का रिकंस्ट्रक्शन, हमास का डिसआर्मामेंट, इजराइल का विड्रॉल, ठीक है, सस्टेनेबल पीस, पैलेस्तीन का सेल्फ डिटर्मिनेशन, पैलेस्तीन एक अलग स्टेट बनना,
ठीक है, रीजनल एंड इंटरनेशनल एक्टर्स को भी प्रेशर रहना पड़ेगा, मोदी जी को भी प्रेशर डालना पड़ेगा। ठीक है, हमारे जो एक एक्टर हैं जिनको आपने सिंघम मूवी में देखा होगा, सिंघम मूवी में वो विलेन बने थे। ठीक है, आतामाजी सटकली सिंघम वाली मूवी जो आपने देखी होगी, तो उनका ये मानना था कि मोदी जी ने प्रेशर अगर डाला होता इसराइल के ऊपर, क्योंकि इंडिया भी इसराइल का काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, तो ये वॉर जो है, ये कन्फ्लिक्ट जो है वो और पहले रुकता है। तो ऐसे ही इंटरनेशनल एक्टर्स को, एक्टर्स मतलब यहाँ पे शाहरुख खान और यहाँ रणवीर कपूर की बात नहीं हो रही है, ये इंटरनेशनल एक्टर्स मतलब बड़े बड़े लीडर्स की बात हो रही है ना। चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे वो इकोनॉमिक लीडर भी हो सकते हैं, इलोन मस्क वगैरह भी हो सकता है। द समिट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट येट टेंटेटिव स्टेप टुवर्ड्स रिजॉल्विंग वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, आईयूसीएन कांग्रेस। तो कांग्रेस मतलब मीटिंग, कांग्रेस मतलब समिट। ठीक है, तो आईयूसीएन की समिट हुई है। आईयूसीएन का मतलब क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक तरह से है ना, एक इंटर ऑर्गेनाइजेशन की तरह, ऑर्गेनाइजेशनल बॉडीज की तरह काम करती है। इसमें एनजीओज भी हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आईयूसीएन के अंदर काम करती है। आईयूसीएन क्या करता है? अपने रेड लिस्ट को, जिसमें वो एनिमल्स को एक लिस्ट बनाता है कि कौन सा एनिमल जो है उसका थ्रेट परसेप्शन क्या है, वो रेड लिस्ट उसको बोलते हैं, उसको अपडेट करता रहता है। ठीक है, रिसेंट अपडेट्स इंडिकेट अ शार्प राइज इन थ्रेट टू आर्कटिक सील्स। रिमेंबर आर्कटिक सील्स एंड ग्लोबल बर्ड पॉपुलेशन पे थ्रेट है ना। ठीक है, और आर्कटिक सील्स, आर्कटिक में रहने वाले ये जो सील्स हैं जो आप फोटो में देख रहे हो, इन पे काफी थ्रेट है। इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से आइस पिघल रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज है वहां, आर की ड्राइवर बिहाइंड स्पेसीज इंडेंजरमेंट। द अपडेट coincides with the World Conservation Congress in Abu Dhabi। अबू धाबी में ये कांग्रेस हुआ, हाईलाइटिंग अर्जेंट कंजर्वेशन चैलेंजेस। ठीक है, द IUCN रेड लिस्ट नाउ मॉनिटर 1,72,000 स्पीसीज विद 48,000 थ्रेटेंड विथ एक्सटिंक्शन। इतने लोग एक्सटिंक्शन से थ्रेटेंड है, ऐसा नहीं एक्सटिंक्ट हो गए, इतने स्पीसीज पे एक्सटिंक्शन का खतरा है। ठीक है, तो क्या ये सारे स्पीसीज आप याद कर पाओगे? बिल्कुल नहीं। आर्कटिक रीजन्स आर एक्सपीरियंसिंग वार्मिंग एट 4 टाइम्स द ग्लोबल एवरेज। जितनी गर्मी यहाँ बढ़ रही है उसकी 4 गुना आर्कटिक में बढ़ रही है। ज्यादा आइस कवर वहां पे मेल्ट हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है, तो आर्कटिक में रहने वाले जो एनिमल्स हैं उन पे खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। सील्स सर्व एज की स्टोन स्पीसीज। सील्स वहां के की स्टोन स्पीसीज हैं। ठीक है, मेंटेनिंग द आर्कटिक फूड वेब बाय रेगुलेटिंग फिश एंड इनवर्टेबल पॉपुलेशन। तो की स्टोन स्पीसीज का एक तरह से आप डेफिनेशन में यहाँ समझ सकते हो कि वहां पे एक तरह से वो सारे इकोसिस्टम को रेगुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं। Birds globally face declining population with 61% showing reduction compared to 44% in 2016, reflecting escalating habitat destruction। उनका habitat क्या किया जा रहा है? डिस्ट्रक्शन किया जा रहा है। इस साल का थीम क्या था? अंडर द थीम पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेटिव। ठीक है, तो की फाइंडिंग क्या है? हुडेड सील मूव फ्रॉम वल्नरेबल। हुडेड सील जो है वल्नरेबल से इंडेंजर्ड हो गया। बियर्डेड एंड हार्प सील को नियर थ्रेटन क्लासिफाई किया है। 1256 species globally threatened with tropical forest destruction in Madagascar। मेडागास्कर में, वेस्ट अफ्रीका में, सेंट्रल अमेरिका में फॉरेस्ट के डिस्ट्रक्शन से बर्ड स्पीसीज जो हैं थ्रेटेंड है। ग्लोबल वार्मिंग, मैरीटाइम टेरिफिक, ये सारी चीजें तो हैं ही। पॉजिटिव नोट क्या है? ग्रीन टर्टल पॉपुलेशन, ग्रीन टर्टल का पॉपुलेशन रिकवर हुआ है 1970s का कंपैरिजन में। दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस। सील्स एंड बर्ड्स आर क्रिटिकल for ecosystem stability, nutrient recycling and food web balance. Arctic ice loss directly affect marine biodiversity, impacting other predators and species reliant on seal. Bird population decline signals broader environmental degradation, affecting pollination, seed dispersal and ecosystem resilience. Now, what is the way forward? Global climate mitigation. Urgent reduction of greenhouse gas emission to slow Arctic warming. Urgent reduction, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस को, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, उसको हम अर्जेंटली रिड्यूस करना होगा। अदरवाइज जो आर्कटिक वार्मिंग है वो बढ़ती रहेगी और आइस मेल्ट होती रहेगी। हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करना होगा, फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करना होगा, वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना होगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस लेके आनी होंगी, चाहे वो फिशिंग की हो, माइनिंग की हो, है ना। रिसर्च करना होगा, पॉपुलेशन और थ्रेट से बचाना पड़ेगा, कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा एनिमल्स के कंजर्वेशन में, और पब्लिक को और ज़्यादा अवेयर करना पड़ेगा। जनरली ये जो वे फॉरवर्ड हैं, ये है ना, आप स्पेसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जेनरिक वे फॉरवर्ड की तरह यूज कर सकते हो। हर जगह पूरे मेंस के आंसर्स में ये यूज हो सकते हैं जहां भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये रहे आज के टॉपिक्स और ये रहे आज के क्वेश्चन देख रहे हो आप। विथ रेफरेंस टू द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
It amends Section 8, Clause 1J of RTI Act to expand exemption for personal information. It retains the RTI clause stating that information available to Parliament must also be available to citizen. It grants discretionary power to the government to override information disclosure in public interest. ठीक है, ये क्या देती है? डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नमेंट को देती है टू ओवरराइड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट। इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर को ओवरराइड करे पब्लिक इंटरेस्ट में। ठीक है, तो ये कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, आपको ये ऑप्शन देख के बताना है। सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रीसेंट IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट के बारे में बताइए। हुडेड सील हैव बीन अपग्रेडेड फ्रॉम वल्नरेबल टू इंडेंजर्ड। बियर्डेड एंड हाफ सील आर नाउ क्लासिफाइड एज नियर थ्रेटेंड। और ग्रीन टर्टल की पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हुई है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ठीक है, मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगले दिन। थैंक यू, जय हिंद।